अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने सबकी असाइनमेंट देख ली थी। माशाल्लाह सबकी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि लग रहा है कि सबको जो है ना क्लियर हो गया है। इफ एल्स इफ नेस्टेड इफ सारा कुछ ना। अच्छा, इसमें जो है ना सिर्फ दो तीन चीजें डिस्कस करनी है मैंने, फिर ये इसको जो है ना हम क्लोज अप कर देंगे। और वो चीज़ें ये हैं कि ये कह लो कि जितना अभी नॉलेज है ना उस लिहाज से तो वो मोर देन इनफ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि ये कह लो कि मैंने भी ये एज पर एक्सपीरियंस ही सीखी हैं। तो इतनी ज़्यादा नहीं, ये आपको कहीं मिलती नहीं है। तो वो बस सिर्फ मैंने कह लो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा यहाँ पे मैं आपको, ताकि जो है ना हम उसके बाद जो है ना आगे अपना कंटिन्यू करें आगे, यानी कि नेक्स्ट चीज़ों को हम देखें। अच्छा, इस पे एक असाइनमेंट दी थी जो कि मैंने कहा था कि असाइनमेंट नंबर 2 का रेप्लिका बनाना है। और असाइनमेंट 2 ये थी कि अगर जो है जो यूज़र ग्रेड इंटर करता है वो 85 से ज़्यादा है तो ए ग्रेड देना है, 75 और 85 के दरमियान में है तो बी ग्रेड, इसी तरह करके 65 और 75 के दरमियान है सी। तो इस तरह ऑनवर्ड हमने चलना था। उसमें मैंने ये कहा था कि जो है ना हमने लॉजिकल ऑपरेशन नहीं यूज़ करना। तो उसमें वैसे मुझसे थोड़ी सी ये मिस्टेक हुई थी कि मुझे लॉजिकल ऑपरेशन और प्लस नेस्टेड इफ जो है ना दोनों कहने चाहिए थे कि वो नहीं यूज करने। लेकिन खैर यानी कि हम लोगों ने जो है लॉजिकल ऑपरेटर फिर भी नहीं यूज किए थे, तो उसको जो है ना यानी कि नेस्टेड इफ से जो है ना हमने कवर किया है, जो मैंने असाइनमेंट देखी है। तो ऑब्वियसली एज पर जो है ना जो इंस्ट्रक्शन थी असाइनमेंट की, जो लिमिटेशन जो थी ना उसके अकॉर्डिंगली वो जो है ना बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज आप लोगों को वेरीफाई करना चाह रहा हूँ कि ताकि आप लोगों के भी माइंड में ये चीजें हों कि भाई इफ जो है ना एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, ये जो हमारे कंपाइलर होते हैं, ये जितनी भी चीजें ये यहाँ पे जो हम कोड लिख रहे हैं ना, ऑब्वियसली ये पीछे किसी ना किसी ने इसका जो है ना कि कोड लिखा हुआ है, किस तरह ये जो कोड हम इधर रिटर्न कर रहे हैं वो किस तरह जो है ना कंपाइल हो। ये सारे ह्यूमन ने ही लिखे हैं, ठीक है, और आस्ता आस्ता ये इम्प्रूव होते रहे हैं टाइम टू टाइम। तो सिर्फ इस चीज को हमने आज अंडरस्टैंड करना है, यानी कि अभी 15-20 मिनट में, कि जो हमारे ये जो चीजें है ना कि लॉजिकली कि भाई जो इफ है ये हमारा वर्क किस तरह करता है, उसमें मैं थोड़ा सा कोड इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। जिस तरह के मैं अभी कह देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन करके इंटर योर मार्क्स। ठीक है, और इसको मैं इनपुट ले लेता हूँ एक इंटीजर में, इसको मार्क्स के नाम से ही ले लेता हूँ। यहाँ पे हमने जो है ना वो कंडीशन लगाई थी कि मार्क्स जो है हमारे वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 85 है। तो वो जो है हमें शो करे कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, ए मैं यहाँ पे भी शो कर रहा हूँ। इसी तरह करके हमने ये कंडीशन लगाई थी कि 75 उसका हमारा ग्रेड बी आ गया, और ये हमने एलसीफ करना है। इसी तरह करके इसको हमने एक और बार कॉपी पेस्ट कर दिया। एल्स मैं नहीं लिख रहा क्योंकि वो सबको अंडरस्टैंड है, सिर्फ बस समझाने के लिए हमने ये चीज इम्प्लीमेंट करनी है। इसमें जो है ना रिक्वायरमेंट हमारी ये थी कि ये जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया है ना इस लाइन को जो है ना हमने इस जो लॉजिकल ऑपरेटर है इनको नहीं यूज करना। तो इसको ना यूज करने के लिए यानी कि था कि जाहिर सी बात है कि भाई इनको नहीं यूज करना, तो कैसे हम इन चीजों को हैंडल करें कि भाई अगर 85 से नीचे हो और 75 से ज्यादा हो तो वो ग्रेड बी डिक्लेयर हो। तो जो यानी कि जिस तरह अबू जर ने और मोबिन ने भी यानी कि इस तरह इम्प्लीमेंट किया था कि उसको इनर ज्वाइन के तौर सॉरी नेस्टेड इफ के जरिए जो है ना इस चीज को हैंडल किया था। लेकिन यहाँ पे ना ये जो है ना ये असाइनमेंट कुछ भी नहीं थी, सिर्फ एक लॉजिकल ट्रैप था। वो ये कि फॉर एग्जांपल मैं इसको जो हूं ना कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना कोड लिखता हूँ, और अपना कोड मैंने यहाँ से लाके
इसे दोबारा अनकमेंट किया और इसको जो है ना मैंने लॉजिकल ऑपरेटर जो है ना इसके खत्म कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये खत्म कर दिया, यहाँ से ये खत्म कर दिया। तो अगर देखा जाए ना, ये जो है ना अभी भी आंसर वही देगी जो हमारी ये वाली असाइनमेंट दे रही थी, जो हमारा ये वाला पीस ऑफ कोड दे रहा था ना, ये अभी भी आंसर वही देगी। क्यों वो देगी? देखो, ये जो हमने फर्स्ट इफ लगाई थी ना, तो ये हमने पहले ही कह दिया था अगर उसके मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 85 है तो ग्रेड ए दे दे इसे। ठीक है, लेकिन जब वो इस इफ पे आएगा ना, तो इस इफ पे सिर्फ इतनी इफ भी बहुत है कि भाई उसे हम कह दें कि भाई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है। ठीक है, तो जो हम अगला जो हम कंडीशन इसके पास साथ लगा रहे थे, ये वाली कंडीशन लगा रहे थे कि वो लेस देन 85 हो। देखो वो ऑब्वियसली लेस देन 85 होगा। क्यों लेस देन 85 होगा? क्योंकि अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 85 है वो तो यहाँ पे जाएगा। यहाँ से वो लेस देन 85 हुआ है तो वो इस कंडीशन को आगे चेक कर रहा है ना। अगर वो ग्रेटर देन होता है या उसके बड़ा होता है 85 से, उसके मार्क्स ज्यादा होते, तो ऑब्वियसली वो तो इसी कंडीशन में चला जाता। तो एक्चुअली यहाँ पे जो है ना, हमें इवन के असाइनमेंट 2 में भी हमें यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर की जरूरत नहीं थी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये वाली चीज पहले ही कवर हो गई। फिर दूसरी चीज हमने सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो 85 से ज्यादा है, उसके 75 से ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो ये वाली जो एंड है कि वो 85 से लेस है, वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा हमारा। क्योंकि वो जो लिमिट बनेगी वो 75 से 84 तक की बनेगी। फिर इसी तरह अगर हम सिर्फ ये चेक कर लें तीसरी कंडीशन में कि ग्रेटर देन इक्वल टू 65 है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 65 है और अगर उससे ज्यादा है, तो वो इन दोनों में से किसी क्लॉज में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है ना हमें उस एंड की जरूरत ही नहीं थी। तो इसलिए वो जो असाइनमेंट है ना, वो ऑटोमेटिकली लॉजिकल ऑपरेटर के बगैर होनी थी। ठीक है, तो वो अगर वो उसके बगैर भी करते तो हमारे पास वही रिजल्ट आना था जो इसका आना था। तो यहाँ पे बस समझाने वाली बात ये कि जब भी हम इफ कंडीशन यूज करेंगे ना, वो हमने ऐसी यानी कि जो हमारी फर्स्ट होगी ना उसमें मैक्सिमम हमारे पास जो है ना डाटा होना चाहिए, ताकि जो है ना अगर वो एग्जीक्यूट हो जाए ना, तो जो रिमेनिंग वाली है वो उसके बाद जो है ना वो ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करते रहें। अब यहाँ पे एक यानी कि ये चीज आती है, फिर लॉजिकल ऑपरेटर यूज कैसे होता है यहाँ पे। अगर हमारी जो है ना कह लो कि लॉजिक ही गलत लगाते हैं, फॉर एग्जांपल हम देखना शुरू करते ग्रेड बी से, सिर्फ हमने ग्रेड बी ही देख रहे हैं, हमारे पास ये इफ नहीं है। ठीक है, हमने ये इफ नीचे करके कहीं लगाई है, हमने पहली इफ लगाई ही ग्रेड बी की है, अगर कि पहली इफ चेक की ग्रेड बी की, तो तब यहाँ पे हमें लॉजिकल ऑपरेटर लेना पड़ना था। क्योंकि अभी पहली इफ ही ये है हमारे पास, तो इसलिए हमें यहाँ पे पूरा लिखना पड़ना था कि भाई ग्रेटर देन 75 हो और लेस देन यानी कि लेस देन 85 हो, तब ये जो है ना ग्रेड बी उसे इनिशिएट करे। अदरवाइज उसमें जो है ना हमें लॉजिकल ऑपरेटर की जरूरत ही नहीं थी। तो इसलिए हम जो अपना कोड है ना वो उसको इस तरह से प्रोग्रामाइज करते हैं कि भाई उसमें कम से कम जो है ना हमारे ऑपरेशन परफॉर्म हो। अब मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि ये जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ठीक है, जिसे हम कौन सा ऑपरेशन कह रहे थे कल तक, कंपेयर ऑपरेशन। अब ये जो कंपेयर ऑपरेटर यूज किया ना, फॉर एग्जाम्पल इसकी कॉस्ट हम लगा लेते हैं कि भाई ये 1 सेकंड लेता है चलने में, जो कि नहीं लेता, लेकिन एग्जाम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है ना 1 सेकंड लेता है चलने में। ठीक है, तो उसके बाद अगर हमने यहाँ पे ये एंड लगाया हुआ है ना, ठीक है, 1 सेकंड इसने ले लिया, जो इसने अपनी कैलकुलेशन करनी थी कर ली, जो कि इसके अकॉर्डिंगली ये फॉल्स हो गई। लेकिन यहाँ पे जब हमने एक एंड साथ लगा लिया ना, तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड ये लेगा कैलकुलेशन करने में और 1 सेकंड ही ये लेगा कैलकुलेट करने में। जो काम हमारा सिर्फ 1 सेकंड में हो रहा था, अब वो काम कितने सेकंड में होगा? 2 सेकंड में होगा, बिकॉज ऑफ दिस एंड। क्योंकि इसने ये नहीं देख रहा कि मैंने पिछली कंडीशन कौन सी लगाई है, इसने ये देख रहा है कि मेरे अंदर ये जो मेरी ब्रैकेट लगी हुई है, इसके अंदर कंडीशन क्या लगी हुई है। और वही बात कि भाई ये चीज हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर वो उससे बड़ा है तो वो उसमें चला जाएगा, तो इसलिए हमें ये फिर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये चीज स्लोली स्लोली आप लोगों की बिल्ड होगी। अभी मैं शुरू में क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि यानी कि ना आप लोगों की सोच ही ऐसे सोचना ही आप लोग ऐसे शुरू करो कि भाई हाँ, ये इसने अगर 1 सेकंड दिया है तो ये भी हमारा 1 सेकंड ले रहा है। क्या ये हमारी कंडीशन ऊपर वाली किसी कंडीशन में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है? तो अपनी जो सोच है ना उसको इस तरह लेके चलना। तो इससे ये है कि आप लोगों की ये जो चीजें है ना, ये हमारी वो कह लो कि इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगी, जो कि ये इम्प्रूव आस्ता आस्ता एक्सपीरियंस के साथ होती है। तो जब भी प्रोग्राम लिखा जाता है जिसकी मैक्सिमम प्रायोरिटी होती है ना कि भाई ये जो है ना इफ में आएगा और ज्यादातर कंडीशन हमारी ये चलेंगी,
इसकी एग्जांपल सीधी सी है कि अगर मैं एक छोटी सी एप्लीकेशन बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल के एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें जो है ना स्टूडेंट को रजिस्टर्ड करना है, जो कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको रजिस्टर करना है, ठीक है। अब उसके अंदर मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि मेल चेक करूंगा उनको मैंने अलग प्रायोरिटी में रखना है, फीमेल चेक करूंगा उनको मैंने अलग प्रायोरिटी में रखना है। अब जौन सी इफ ज्यादा एग्जीक्यूट होती है ना, यानी कि मुझे पता है कि सीएस में ज्यादा मेल आते हैं, ठीक है, जो यानी कि फीमेल होते हैं वो कंपैरेटिवली कम ज्वाइन करती हैं, तो पहले ही मैं कंडीशन मेल की लगाऊंगा, ठीक है, ताकि पहले ही ज्यादा वो फिल्टर आउट हो जाए, बजाय इसके कि मैं हर कंडीशन को चेक करने के एक एक सेकंड उनको दूं। इससे पहले ही मैं ऐसी कंडीशन को चेक करूंगा जिसमें एक सेकंड पे ही यानी कि मेरे पास 70-80% डाटा फिल्टर आउट हो जाए। लेकिन ये चीज जो है यानी कि ऑब्वियसली अगेन कि भाई ये जब आप लोग कोड करना शुरू करोगे तो ये आस्ता आस्ता आप लोगों की इंप्रूव होगी कि यहाँ पे मैं पहली कंडीशन क्या लगाऊं, ठीक है। तो ये एक एक चीज इसमें ये थी जो बताने वाली थी। एक इसमें दूसरी चीज ये है कि इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, वो मैं ये कहता हूँ कि देखो हमने एक चीज डिसाइड करनी है रियल टाइम पे, कि मैं ये कहता हूँ कि अगर कल बारिश हुई और मूसलाधार बारिश हुई तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। अब इसमें जो और इम्प्लाइज हुआ है ना, यानी कि अगर बारिश हुई और मूसलाधार बारिश हुई, यानी कि मेरा यहाँ पे रीजन ये है मूसलाधार का कि मैं टीवी लगाऊंगा उसमें देखूंगा कितनी मिलीमीटर तक बारिश हुई है, मुझे पता है कि फलाने एरिया में पानी बहुत ज्यादा होता है, तो उस बेस पे मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर कल बारिश होती ही नहीं है तो क्या मुझे दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत है? क्यों? क्योंकि यानी कि मेरी पहली कंडीशन उस पे इम्प्लाइज है कि भाई अगर बारिश होगी एंड बारिश फलाना यानी कि मूसलाधार बारिश होगी तब मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर सिरे से बारिश ही नहीं होती तो ऑब्वियसली मेरी पहली ही कंडीशन जब फॉल्स हो गई है तो दूसरी कंडीशन को तो मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये चीज भी हमें जब इफ एल्स हम कर रहे होते हैं, ये जो हम कंपेयर ऑपरेटर लगा रहे होते हैं, तो ये चीज भी हमें माइंड में रखनी चाहिए कि कौन सी कंडीशन की प्रायोरिटी वो ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये अब मैं इसको दोबारा खत्म कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर उसके मार्क्स 75 यानी कि वो 65 इंटर करता है, अब यही कंडीशन उसके लिए फॉल्स हो गई है, ये वाली कंडीशन उसके लिए फॉल्स होगी, क्या उसे ये वाली कंडीशन चेक करने की जरूरत है? यानी कि अपना एक सेकंड जो उसने इस पे लगाया है चेक करने को, जो कि उसे फॉल्स रिजल्ट मिला है, तो क्या एक सेकंड दोबारा वो इस पे लगाए? तो नहीं। ये चीज जो मैंने शुरू में कही थी कि भाई ये जो कंपाइलर है हमारे, ये डे बाय डे इम्प्रूव हो रहे हैं। जब भी ये न्यू वर्जन आते हैं तो इसमें यानी कि एक पहली जो चीज लिखी होती है ना कि डिबगिंग फास्ट, उनमें इसी तरह की चीजें होती हैं। जब ये शुरू में कंपाइलर आया होगा तो मे भी जब ये चीज ना हो, मुझे नहीं यानी कि पता कि थी कि नहीं थी, लेकिन मे भी ना हो, लेकिन टाइम टू टाइम हमारी ये चीजें बहुत इंप्रूव हो रही हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको मैं अभी प्रूव भी करता हूँ आपको कि कैसे ये जो है ना वर्क करता है, कि भाई पहली कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो दूसरी कंडीशन को वो नहीं चेक करता। अब सेम एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे और की, और हमारा कहता है कि या तो ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए, लेकिन अगर और के केस में पहली ही कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो क्या उसे दूसरी कंडीशन देखने की जरूरत है? नहीं। ठीक है ना। अगर वो दूसरी देखेगा तो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, वही जो हमने दूसरे लेक्चर में चीज पढ़ी थी, टाइम ऑप्टिमाइजेशन और मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन। तो आजकल की जितनी भी प्रोग्रामिंग है ना, अगर हमको इन चीजों की सही नॉलेज और सही सेंस हो ना, तो हम मैक्सिमम टाइम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए, ठीक है। तो अब इस चीज को मैं थोड़ा सा प्रूव करता हूँ कि भाई कैसे जो है ना, ये कैसे हम कैसे कह सकते हैं कि भाई ये दूसरी कंडीशन चेक नहीं करता। मैंने एक ये छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, मैंने यहाँ पे ऐसे कह दिया कि वन इक्वल इक्वल टू, अच्छा सॉरी, इक्वल इक्वल के लिए ना हम इक्वल इक्वल यूज करते हैं, ठीक है, अगर इक्वल चेक करना हो तो। ये शायद मिसिंग था कल का। नॉट इक्वल हो तो ऑब्वियसली इस तरह, और अगर इक्वल हो तो इस तरह, ठीक है। मैंने पहली कंडीशन चेक की कि भाई वन इक्वल इक्वल है टू के, जो कि ये कंडीशन फॉल्स है, ऑब्वियसली वन इक्वल इक्वल टू के नहीं है। फिर मैंने अगली कंडीशन क्या चेक की कि क्या थ्री इक्वल इक्वल है उस चीज के जो यूजर इनपुट करने जा रहा है,
ठीक है, यानी कि पहली कंडीशन मैंने पहले चेक कर ली, और दूसरी कंडीशन मैंने बाद में, दूसरी कंडीशन के लिए मैंने यूजर से इनपुट ले ली। इस कोड में तो कोई मुश्किल नहीं है ना, ये कोड तो सबको समझ आ रहा होगा। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो वो जो है ना बता दे, उसको और एक्सप्लेन कर देते हैं फिर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पहली कंडीशन है मैंने पर्पसली इधर फॉल्स दे दी है। अब मैं इस पे लगाता हूँ ब्रेक पॉइंट। ठीक है, इसको करता हूँ यहाँ से रन। अब ये यहाँ पे आया, ठीक है। अब ये कंडीशन मैंने इसे चेक किया, मैंने कंट्रोल आल्ट क्यू किया, ये कंडीशन आ रही है मेरे पास फॉल्स। अब दूसरी कंडीशन के लिए इसे मुझसे इनपुट लेनी चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे किया F10, इसने मुझसे इनपुट ही नहीं ली। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि भाई मुझे तेरी इनपुट की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे तो पहली कंडीशन ही तूने फॉल्स कर दी है। तो जब यहाँ पे पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो इसका मतलब है वो दूसरी कंडीशन को चेक ही नहीं कर रहा। उसे जरूरत ही नहीं है कि भाई तू क्या इंटर करेगा क्या नहीं इंटर करेगा, उसने ये चीज देखी नहीं है, हमसे पूछी भी नहीं उसने ये चीज। लेकिन इसी को मैं थोड़ा इन्वर्स कर देता हूँ कि यहाँ पे इक्वल इक्वल की जगह 1 कर देता हूँ। अब ये कंडीशन हमारे कंपाइलर के लिए ट्रू हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट भी करवा लेता हूँ अगर वो इसके अंदर जाता है तो। अब मैं इस कोड को दोबारा रन करता हूँ, दोबारा वो यहाँ पे आया। अब हमारे पास, इसको मैंने दोबारा देखा कंट्रोल आल्ट क्यू के अंदर, अब ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है। अब मैंने इसे क्या किया, F10 किया। अब देखो वो मुझसे इनपुट ले रहा है। ठीक है, इनपुट में मैंने इसे 4 इंटर किया, 4 इंटर। अब वो उसके अंदर नहीं गया क्योंकि ऑब्वियसली उस इनपुट को मैंने चेक किया था 3 के साथ। तो खैर इस कोड को मैं दोबारा चलाता हूँ और वैलिड इनपुट देते हैं। यहाँ पे आया, पहली कंडीशन ट्रू हुई, उसने मुझसे इनपुट ली और इनपुट को मैंने इंटर कर दिया 3। देख रहे हो, अब वो इस इफ के अंदर आ गया। क्यों? क्योंकि अब ये भी ट्रू हो गई और ये भी ट्रू हो गई। ठीक है, तो इसी तरह करके हम एक और की एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लगाता देता हूँ और के केस में क्या होता है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड एनी वन विल बी ट्रू। सो यानी कि उस इफ के लिए वो क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। मैं इसे अब रन करता हूँ। अब ये देखो, पहली अब ये ट्रू है। इस केस में इसे दूसरे से कंसर्न होना ही नहीं चाहिए कि दूसरी ट्रू, यानी दूसरी को वो चेक करे ही ना। क्योंकि हमारा कंपाइलर तो स्मार्ट कंपाइलर है ना, वो अपना ये 1 सेकंड बचाएगा। और इसका बचाना बनता भी है, क्योंकि ये फॉल्स आ जाए ट्रू आ जाए, इससे कोई जो है ना डिपेंड नहीं कर रही इस पे चीज। इसको अब हमने रन किया, यहाँ पे आया, ये देखो उसने मुझसे अब इनपुट नहीं ली, उसने मुझसे इनपुट नहीं पूछी, डायरेक्ट वो उसके अंदर चला गया। हालांकि उसने ये डिसीजन कैसे किया कि भाई यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो ट्रू आई है या फॉल्स आई है। इसकी रीजन ये थी कि हमारे कंपाइलर, स्मार्ट कंपाइलर को ये कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं थी। उसे इस चीज से गर्ज ही नहीं था कि ये ट्रू है या फॉल्स है, वो इसलिए इसके अंदर आ। ये एक इसका यानी कि दूसरा कंसेप्ट था, जो कि जो है ना यानी कि कह लो कि हाई लेवल कंसेप्ट है। ये नीड नहीं है इसकी आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, लेकिन इन चीजों का पता होना ना बेहतर होता है। ठीक है, तो कभी कभी होता है कि भाई लॉजिकल चीजें, यानी कि ऐसे एरर आ रहे होते हैं लॉजिकली, जो हमें समझ नहीं आ रहे होते कि यार यहाँ पे कंडीशन तो सही फॉल्स हो रही है या सही ट्रू हो रही है, बट स्टिल ये इस if के अंदर क्यों जा रहा है। एक इसमें ये चीज होगी, एक इसमें जो है ना दूसरी चीज है, वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। वो ये कि एक कंडीशन हमने लगाई, फिर हमने लगाया एंड ऑपरेटर, फिर एक और कंडीशन लगाई, फिर लगाया एंड ऑपरेटर, फिर एक और कंडीशन लगाई, और इस ब्रैकेट को हमने कर दिया बंद। ये ऐसी पॉसिबिलिटी तो है ना, यानी कि इधर कुछ भी कंडीशन लगा सकते हैं हम, वो यानी किसी एक ए वेरिएबल में वैल्यू होगी वो इक्वल इक्वल चेक करेंगे बी वेरिएबल के। इधर हम लगा सकते हैं कि वो कोई वैल्यू होगी वो चेक कर सकते हैं ग्रेटर देन 100 है कि नहीं है। इधर कोई वैल्यू होगी उसे हम चेक कर सकते हैं कि उसकी परसेंटेज ग्रेटर देन या इक्वल टू 50 है कि नहीं है। अब ये वर्क कैसे करेगा? ठीक है, ये वर्क ऐसे करेगा कि पहले इसने ये कंडीशन चेक की,
ये ट्रू हुई या फॉल्स हुई, ऑब्वियसली अगर ये ट्रू होगी, इसको मैं नीचे नेक्स्ट टाइम में कर देता हूँ। अगर ये ट्रू होगी, वो इस एंड के लिए इस कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, तो जब इसने इस एंड के लिए इस कंडीशन को चेक की, तो पहला स्टेप तो इसका ये हो गया। ठीक है, हमारे उसका इसने इस पे 1 सेकंड ले लिया, ठीक है, इस चीज को कंपाइल करने के लिए या इस चीज को कह लो कि रिजल्ट आउट करने के लिए। फिर दूसरा हमारा स्टेप क्या होगा, वो इस कंडीशन को चेक करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये कंडीशन भी ट्रू हो जाती है। अब इसने अपना बिहेवियर क्या करना है, अब इन दोनों को वो चेक करेगा कि क्या इस क्लॉज की वजह से ये दोनों का रिजल्ट क्या आता है। तो हमने ये चीज देखी थी कि अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों अगर ट्रू है तब ये ट्रू बनाएगा, अदरवाइज वो उसे फॉल्स कर देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो इसको एक ट्रू कर देगा। ठीक है, क्योंकि हमारे जितने भी कंपेयर ऑपरेटर है ना, वो सिर्फ अपने लेफ्ट और राइट को ही देख सकते हैं, बाकी किसी को नहीं देख सकते। हालांकि यहाँ पे इसके लेफ्ट और राइट ये दोनों हैं इसके, लेकिन ये इसको जब तक नहीं कंप्यूट करेगा जब तक इसके पास इस पूरे का रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, जब इस पूरे का रिजल्ट आ जाएगा और वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, फिर इसे वो कंप्यूट करने जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके जो है ये अपने यानी कि एक बड़ी प्रॉब्लम को पहले एक छोटी प्रॉब्लम में लेके आते हैं, उसके बाद उसको कंप्यूट करते हैं, और उसके बाद जो उसके यानी कि उसको फिर इनहांस करते हुए जहां तक उसकी वैल्यू जाएगी वहां पे उसको जो है ना लेके जाएगा। तो इस तरह करके ये अपना वर्क करते हैं। हाँ, इसमें एक चीज है जो कि मैथ के रूल में भी यही चीज है, कि अगर आप कहते हो कि यार मेरा ये वाला जो ट्रू है ना, ठीक है, ये वाला जो ट्रू है वो इसके साथ कंपेयर हो, यानी कि अभी ये कंपेयर हो रहा है इसके साथ। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरा ये वाला जो ये वाली कंडीशन, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और ये लिखता हूँ और यहाँ पे और लगा देता हूँ। अब मैं ये कहता हूँ कि मेरी ये वाली जो कंडीशन है ना, ये इस एंड के साथ ना हो। मैं ये कहता हूँ कि मेरी इधर मैं 1 कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मेरी जो फर्स्ट कंडीशन है वो ट्रू हो, और सेकंड कंडीशन या थर्ड कंडीशन में से एक ट्रू हो जाए। ठीक है, यहाँ पे सेम मैथ वाला रूल लगेगा कि जिस तरह अगर हम कर रहे हो 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो पहले कौन सा ऑपरेशन चलेगा, 2 × 3 वो चलेगा पहले। लेकिन अगर हमने प्लस वाले को पहले चलाना है तो उसके दरमियान ब्रैकेट लगानी होगी ताकि वो उनके साथ कंपेयर हो। तो सेम इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे कि ये वाले जो कंपेयर है वो इसके साथ हो। अब ये चीज अप्लाई हुई है कि कंडीशन 1 हमारी ट्रू हो, और कंडीशन 2 या कंडीशन 3 में से एक ट्रू हो जाए। ठीक है, ये वाले रूल अपने पास नोट कर लेना या लिख लेना, इंशाल्लाह जब आगे आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो बजाय इसके कि हम रेपिटेशन करें, क्योंकि पिछली बार मुझे ये चीज प्रॉब्लम फेस हुई थी कि जब ये रूल नहीं पता थे तो वो उन्हें समटाइम ये एरर आते थे, या यानी कि ऐसा बिहेवियर आता था कि एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होते थे, रिजल्ट कुछ और आता था। तो इनकी वजह से ना फिर यानी कि दोबारा उस चीज को एक्सप्लेन करना पड़ता था। तो इसलिए जो है ना हमने ये चीजें पहले डिस्कस कर ली हैं, ताकि जो है ना हम ये राइट डाउन कर लें और ये रूल हमें पता हो इफ के। और मैक्सिमम जो है ना ये इफ के आखिरी रूल्स है, यही बस इसके अंदर रूल्स फॉलो होते हैं बस। ठीक है, और ये सिर्फ ऑब्वियसली हमारा कंपाइलर स्मार्ट है, इस वजह से जो है ना ये रूल्स को अपने फॉलो करता है। अच्छा, एक इसमें सिर्फ मैं एक चीज और आपके लिए ऐड करना चाहता हूँ, वो ये कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हमें, मैंने आप लोगों को बताया था कल भी, तो सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ आज मैं, कि हमें जो है वो ये चीज डिपेंड नहीं करती कि भाई यहाँ पे हम इधर लिख क्या रहे हैं, उसका एंड रिजल्ट डिपेंड करता है। यानी कि जो भी हम इधर लिख रहे हैं ना, उसका एंड रिजल्ट या तो ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए। इसके अलावा इफ एल्स इफ ये जो है ना हमारा कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है, इसका यानी कि एंड रिजल्ट जो है ना हमारे पास या ट्रू हो या फॉल्स हो, तभी ये जो है ना एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज जो है ना ये वैसे ही आप लोगों को कह देगी कि भाई यानी कि एरर, सिंटेक्स एरर दे देगी,
ये अगर कुछ ऐसी लॉजिक आपने लिखी हुई तो वो कंपाइल टाइम एरर देती। ठीक है। तो इसके लिए वो मैंने कल आपको एक एग्जांपल भी दी थी, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे ट्रू भी लिखते ना तो इसके लिए वो भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है। या ये ट्रू हमारा कहीं और से आ रहा हो, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ, यहाँ पे मैं एक इनपुट लेता हूँ, और इधर मैं कंडीशन में उसे चेक करता हूँ, कंटेन टीए के। ये मैंने कंडीशन क्या लगा, इस फंक्शन का मुझे पता है, मैं डायरेक्ट आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन वैसे मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ। अब ये जो मैंने फंक्शन कॉल किया है, देखो यहाँ पे ना मैंने कोई कंपेयर ऑपरेटर लिया है, ना ही यहाँ पे मैंने कोई लॉजिकल ऑपरेटर लिया है, और ना ही यहाँ पे मैंने ना डायरेक्ट ट्रू फॉल्स लिखा है। लेकिन मैंने आप लोगों को कहा था कि जब आप फंक्शन कॉल करोगे, इसके अंदर जो पहली वैल्यू होती है ना वो रिटर्न की होती है। ठीक है। ये जो बूल लिखा हुआ है इसके पहले में, ये कह रहा है कि मैं, मेरे मेरे अंदर ये फंक्शनैलिटी है, या तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा या मैं फॉल्स रिटर्न करूंगा। ठीक है। तो जब ये ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, तो इसको भी क्या चाहिए, इफ को भी या तो ट्रू चाहिए या फॉल्स चाहिए। ठीक है। तो इसलिए इसने इसे एक्सेप्ट कर लिया, इसने इसे यहाँ पे कोई सिंटेक्स एरर नहीं दिया। ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई ऐसा फंक्शन हम कॉल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल करता हूँ टू अपर का, जो हमने कल भी किया था। ठीक है। ये मैंने फंक्शन, अब देखो इसने एरर दे दिया। क्यों एरर दिया, कि भाई मैं जो है ना सिर्फ ट्रू या फॉल्स एक्सेप्ट करता हूँ, जबकि मुझे यहाँ पे ये फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, मुझे फंक्शन यहाँ पे रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग। ठीक है। तो अब मैं इस फंक्शन को दोबारा कॉल करता हूँ। अब इस फंक्शन का काम क्या है, इस ये अभी हम तो और डिटेल में भी जाएंगे इसके। इस फंक्शन का काम ये है कि जो यूजर ने इधर इंटर किया है ना, उसमें चेक कर रहा है क्या उसने PAK आ रहा है उस स्ट्रिंग में। अगर आ रहा है तो हेलो प्रिंट कर देगा, वरना जो है ना प्रोग्राम को वो, यानी कि वरना वो इस इफ को ट्रू नहीं करेगा। जिस तरह मैंने यहाँ पे पुट किया इंडिया, उसने उसको ब्रेक कर दिया, ट्रू नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर PAK नहीं आ रहा था। अब मैं इसे दोबारा चलाता हूँ, अब मैंने एंटर किया पाकिस्तान। ठीक है। अब वो इस इफ के अंदर आऊंगी। ठीक है। ये चीजें भी बाद में डिस्कस डिस्कस करते हैं, लेकिन इस चीज को समझना कि इस इफ के अंदर उसे ट्रू या फॉल्स चाहिए, यानी कि वो कंडीशन जो है, जो भी आप इस इफ के अंदर लगा रहे हो, उसका एंड रिजल्ट जो है वो ट्रू या फॉल्स हो। ठीक है। ना उसका इंटीजर डाटा टाइप हो, ना फ्लोट हो, ना डबल हो, कोई डाटा टाइप नहीं उसके लिए चलेगी। उसके लिए उसको अगर चाहिए तो सिर्फ ट्रू या फॉल्स चाहिए। और इसको हम अगर एलेबोरेट करें थोड़ा सा इसमें, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इफ जो है, या तो वो ट्रू एक्सेप्ट करेगा या फॉल्स एक्सेप्ट करेगा, बस। अब ये ट्रू या फॉल्स आप किसी भी तरह इसके अंदर ले आओ, यानी कि फंक्शन से ले आओ, अपने कंपेयर ऑपरेटर से ले आओ, अरिथमेटिक ऑपरेटर से ले आओ, या फिर जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े हैं उससे ले आओ, लेकिन ये सिर्फ ट्रू या फॉल्स ही एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ तक जो है ना हमारा इफ एल्स इफ ये सारे खत्म हो गए हैं। किसी की अगर कोई क्यूरी है ना तो वो यहाँ पे क्लियर करते हैं। चलो। तो ये वेद जो है भाई, ना यानी कि सारा। हाँ हाँ। 10 मिनट रह गए हैं तो न्यू मीटिंग कर लेते हैं मेरा ख्याल। नहीं नहीं, इसमें जो है ना एक छोटी सी चीज बतानी है, फिर न्यू मीटिंग में जो है ना और चीज स्टार्ट करनी है। ठीक है। ठीक। अच्छा। ये चीज होगी। अच्छा, इसमें ना मैंने सिर्फ एक वैसे आप लोगों को चीज बतानी है, कोई ऐसी चीज नहीं है। अभी तक देखो हम एक चीज यूज करते आ रहे हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन। ये है क्या कंसोल डॉट राइट लाइन, यानी कि ये करता, यानी कि करता है, ये तो आपको क्या करता है ये तो आपको पता चल गया, लेकिन ये है क्या। असल में हमारे पास ना, ये अपने पास जब आप लोग दोबारा सुनोगे, जो भी अपने पास राइट डाउन कर लेना, हमारे पास दो टाइप के फंक्शन होते हैं। ठीक है। एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन और एक होते हैं कस्टम फंक्शन। नाम से ही पता लग रहा है कि बिल्ट इन फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो हमें जिस जिस यानी कि जिस कंपनी की भी हम कोई प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं, वो यानी कि उन्होंने बनाए होते हैं। ठीक है। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट की है ना, ये .NET C# VB.NET, ये सारी माइक्रोसॉफ्ट की हैं। तो उन्होंने अपने फंक्शन बना के दिए हुए हैं। इन फंक्शन को कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। ऐसे फंक्शन जो हम खुद बनाएंगे ना, उनको हम कहेंगे कस्टम फंक्शन।
ठीक है। अब ये कैसे पता लगा कि ये फंक्शन है? फंक्शन की निशानी ही ये होती है कि जब उसे हम कॉल करते हैं ना, जब भी हम उसे कॉल करेंगे जो भी वो फंक्शन होगा, उसकी ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट एंड लाजमी हो। उसके अंदर क्या पैरामीटर जा रहे हैं, क्या वैल्यू जा रही है, वो बात की बात है, लेकिन उसकी कोई यानी कि ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट एंड लाजमी होगी। इसमें के वो जो है ना फंक्शन है। अब ये जो चीज है, ये देख रहे हो, ये वाला कलर हुआ हुआ है, ये चीज हमें ये बता रही है कि ये इस क्लास का फंक्शन है। ये क्लास क्या है? कंसोल। ठीक है, ये इस क्लास का फंक्शन है और फंक्शन नाम क्या है? राइट लाइन। ठीक है। अब जिस तरह ये हमारी क्लास है, इस क्लास में हमने ये फंक्शन बनाया मेन का। ठीक है। तो ये इस क्लास का ये फंक्शन है जो कि हमें यानी कि आउटपुट में क्या दे रहा है, या जो हमें रिजल्ट क्या देता है, कि हमारी ब्लैक स्क्रीन पे वो डिजर्व आउटपुट जो है ना शो कर देता है, जो भी हम इसके अंदर लिखें। इसका काम यानी कि सिर्फ इतना है। ठीक है। इसके अलावा किसी को भी ये याद नहीं होते, बड़े से बड़े बंदे को भी याद नहीं होते कितने फंक्शन है, क्या करते हैं, किसी को नहीं याद होते। हम किस तरह काम करते हैं? हम इस तरह काम करते हैं कि जब भी कोई हम फंक्शन कॉल करने लगते हैं, तो ये देखो यहाँ पे इसने इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। ठीक है। थोड़ी सी टफ लिखी हुई है, लेकिन ये जो है ना आस्ता आस्ता आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। मुझे ये सारी बातें इधर समझ आ गई कि भाई उसने आउटपुट स्ट्रीम पे जो है ना आउटपुट शो करनी है, इस वजह से जो है ना हम ये वाला फंक्शन लिखते हैं। इसके अलावा हमने एक जो फंक्शन यूज किया है वो रीड लाइन का किया है। ठीक है, ये वाला फंक्शन, ये देखो इसके अंदर भी, अच्छा एक ये चीज याद रखो कि फंक्शन का जो सिंबल होता है ना, ये ऐसा होता है। ये भी इन्होंने, जब मैंने काम किया था विजुअल स्टूडियो 2002 में 5 में, ये चीजें नहीं थी। ठीक है, ये इन्होंने इनहांस की, इस चीज को इनहांस किया है। ठीक है, तो यानी कि तीनों रीड के फंक्शन आ रहे हैं। हम यूज करते हैं रीड लाइन का। ये कहता है रीड द टेक्स्ट लाइन, सॉरी रीड द नेक्स्ट लाइन ऑफ द करेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। कि भाई जो यूजर इनपुट कर रहा होता है ना, उसको ये रीड कर लेता है। ठीक है। तो इस तरह करके जो है ना हम उसके बारे में भी यानी कि अगर थोड़ा सा पढ़ना शुरू करेंगे, जो हम चीज यूज कर रहे हैं एक्चुअली उसका मकसद क्या है, या उसको हम किस तरह किस जो जिस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, सिर्फ लकीर के फकीर बन के हमने यूज नहीं करना, उसे जो है ना देख के हमने यूज करना है कि अच्छा इसका तो ये मतलब है। तो ये हमने दो फंक्शन यूज किए हैं। इसके अलावा कल हमने एक फंक्शन यूज किया था टू लोअर का शायद। ठीक है, ये मैं str एक वेरिएबल लेता हूँ, इसके अंदर कोई भी वैल्यू रखवा लेता हूँ, और ये वैल्यू अपर का हम फंक्शन यूज करते हैं। अच्छा, अब ये जो फंक्शन है ना, ये यानी कि मुझे जुबानी पता है कि ये किस क्लास में है। ठीक है, ये स्ट्रिंग की क्लास में है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर जाऊंगा, टू अपर, सॉरी, टू अपर। ठीक है। अब ये देखो ये बता रहा है कि रिटर्न अ कॉपी ऑफ दिस स्ट्रिंग कन्वर्ट टू अपर केस। ठीक है। इसी तरह करके यहाँ पे देखो और भी फंक्शन है। ये मुझे मुझे खुद भी नहीं पता ये सारे फंक्शन कि क्या क्या है, लेकिन जब रिक्वायर्ड मुझे चीज कोई होती है तो ऑब्वियसली मैं इस तरह करके इसे देखता हूँ कि इसके अंदर और कौन कौन से फंक्शन है या वेरिएबल है, वो बाद में हम उस चीज को डिस्कस करेंगे। लेकिन क्योंकि अभी हम आस्ता आस्ता अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उसमें ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि जो चीज हम यूज कर रहे हैं उसको हम उसकी डेफिनेशन को कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके जो है ना हम चीजों को देखते हैं। और अगर कोई यानी कि कहता है कि यानी कि मैंने देखने हैं कि किस तरह करके इस क्लास के कितने फंक्शन है या क्या है। ये जिस तरह क्लास थी इसका हमने राइट लाइन यूज किया था, और अभी सिर्फ इसके अंदर स्ट्रिंग पास की थी। अगर हम इस पे आके F12 करें, ठीक है, F12 या राइट क्लिक करके गो टू डेफिनेशन पे जाएं। ठीक है, उसका शॉर्टकट देखो F12 भी कह रहा है वो। देखो ये क्लास आ गई और उसके अंदर देखो कितने सारे फंक्शन है। तो अब हम देख लेते हैं जो हम यूज कर रहे हैं वो भी है कि नहीं है। बिल्कुल वो भी है, कंसोल डॉट राइट लाइन। फिर देखो उसने ये सारी चीजें लिखी हुई है कि इसके अंदर स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो, आप लॉन्ग भी पास कर सकते हो, फ्लोट भी पास करते हो, सारे।
ये सारी चीज उसने लिखी हुई है। ठीक है, ये बस इधर तक ही है। किसी को अगर नहीं भी इस चीज के इतना ज्यादा क्लियर हुआ तो मसला कोई नहीं है, क्योंकि बहुत डिटेल में हम देखने वाले हैं। लेकिन अभी शुरू में बताने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर आप लोगों ने उसकी डेफिनेशन देखनी हो कि ये फंक्शन करता क्या है और इसका मेन यानी कि रीजन क्या है, तो आप इस तरह करके उसे पढ़ सकते हो। और यहाँ पे एक स्मॉल टिप ये है कि समटाइम होता है कि भाई हमने अपना यानी कि ये जो टू अपर का हमने फंक्शन यूज किया था, ये हम खुद भी तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, लेकिन एज पर एक्सपीरियंस जो है ना, ये हर कोई यही रिकमेंड करता है, अगर आप लोगों के पास बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल है तो बिल्ट इन फंक्शन को यूज करना। उसकी रीजन ये है कि देखो, इतनी बड़ी यानी कि कंपनी है उधर, वहां पे यानी कि क्यूए के बंदे बैठे हैं, क्वालिटी इंश्योरेंस के बंदे बैठे हुए हैं, टेस्टेशन के बंदे बैठे हैं, जो उसकी प्रॉपर टेस्टिंग यानी कि सब कुछ उसमें टेस्ट हुआ हुआ है। ठीक है, तो अगर बिल्ट इन फंक्शन को यूज करोगे तो एरर आने के चांसेस या आप लोगों का जो सेक्शन आने के चांसेस है वो माइनर रह जाएंगे, बल्कि खत्म हो जाएंगे। हो सकता है आप लोगों ने अपना टू अपर का फंक्शन बनाया और उसमें कोई चीजें हैंडल करना भूल गए। फॉर एग्जांपल, आप लोग स्पेशल करेक्टर हैंडल करना भूल गए, यानी कि ये वाले करेक्टर हैंडल करना भूल गए, ये सारे स्पेशल हैंडल करेक्टर भूल गए, और उस स्ट्रिंग में ये वाले करेक्टर आ गए, यानी कि यूजर ने पर्पसली ये करेक्टर इंटर कर दिए। अब आपने अपने कस्टम वाले फंक्शन के टू अपर में आपने ये हैंडल ही नहीं किए हुए। ठीक है, तो रन टाइम पे आपको अब क्या होगा कि एरर फेस करना पड़ेगा। जबकि अगर आप बिल्ट इन यूज करते तो बिल्ट इन वाले जाहिर सी बात है उनके पास ये सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। आस्ता आस्ता आगे आप लोगों को पता चलेगा, यानी कि इसके अलग से उन्होंने यूज केसेस लिखे होते हैं। तो इसलिए रिकमेंडेड है कि जब भी हम लोग, अगर हमारे पास कंपेयर आ रहा है कि भाई बिल्ट इन फंक्शन भी है और हमने अपना खुद कस्टम का फंक्शन भी बनाया हुआ है, तो फुली और 100% रिकमेंडेड कि आप लोग जो बिल्ट इन फंक्शन है वो यूज करो। सिवाय इसके कि अगर आपके कस्टम फंक्शन में कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है और वो ही आप अवेल करना चाह रहे हो, तो तब आप कस्टम फंक्शन पे जाओ। अदरवाइज जो बिल्ट इन फंक्शन डिफाइन है सिर्फ वही यूज करना। तो ये बस इधर तक ही था। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही थी सिर्फ। तो अभी जो है ना, मैं मीटिंग रिक्वेस्ट भेजता हूँ, किसी के माइंड में कोई क्यूरी है तो वो हम क्लियर कर लेंगे उस मीटिंग में। अदरवाइज जो है ना, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और उससे जो है ना खत्म करेंगे इंशाल्लाह।